स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। लास्ट सेशन में हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है और उसकी नीड क्या है ये पढ़ा था। तो आज हम कितने तरीके के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं ये पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट आपका होता है फंक्शनल और सेकंड होता है डिविजनल। ठीक है, और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का कैसा है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन चेंज होता रहता है। वेरी का मतलब होता है चेंज। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरीके का है, हमारी वहाँ की एक्टिविटीज क्या है, हम कैसी जॉब के लिए परफॉर्म करते हैं, हम एक तरीके का प्रोडक्ट बनाते हैं या 4 तरीके का प्रोडक्ट बनाते हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है फिर कि हम कौन सा स्ट्रक्चर अपनी कंपनी में अपनाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है फंक्शनल स्ट्रक्चर को। चलिए डिटेल में समझते हैं क्या है। फंक्शनल स्ट्रक्चर रिफर्स टू ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर वन डिपार्टमेंट। तो सिमिलर नेचर का जॉब जो हो उसको हम एक डिपार्टमेंट में रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने मान लीजिए 3 तरीके के डिपार्टमेंट्स बनाए और यहाँ पे सिमिलर नेचर के जो काम होंगे हम यहाँ पे रखेंगे, दूसरे और सिमिलर नेचर के जो काम होंगे वो हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और हमारे हिसाब से जो सिमिलर नेचर के वर्क होंगे वो हम दूसरी और यहाँ पे रखेंगे। तो ऐसे करके हमने 3 डिपार्टमेंट्स बना लिए। ओके, ये एक बात कही गई है यहाँ पे। और क्या कहा गया है, फॉर एग्जाम्पल in a manufacturing enterprise, all the jobs related to production are grouped in production departments। तो एक किसी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में प्रोडक्शन से रिलेटेड जितना भी काम होगा वो हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बना देंगे। ठीक है, परचेज से रिलेटेड जितना काम होगा वो हम परचेज डिपार्टमेंट में ले आएंगे। जॉब्स रिलेटेड टू फाइनेंस जो होगा वो हम फाइनेंस डिपार्टमेंट में ले आएंगे। एंड जॉब्स रिलेटेड टू सेल्स जितना होंगे वो हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ले आएंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ बताया गया है परचेज, सेल और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। ओके, परचेज, सेल और मार्केटिंग डिपार्टमेंट यहाँ पे आपको 3 दिया गया है। जितना भी काम, सॉरी सेल तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर ही आएगा, फाइनेंस लिख देते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, फाइनेंस रिलेटेड जितना काम होगा वो यहाँ जाएगा, परचेज रिलेटेड जो होगा वो परचेज डिपार्टमेंट में, और सेल रिलेटेड जो काम होगा वो हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, पहली बात उन्होंने ये कही है। फिर क्या कहा है, दीज डिपार्टमेंट्स में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्शंस। और भी सेक्शंस में हम इन डिपार्टमेंट्स को और अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं इनके काम को। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू सब डिपार्टमेंट्स लाइक परचेज डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। ठीक है, एंड हेड्स ऑफ दीज सब डिपार्टमेंट्स आर आंसरेबल टू द हेड ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कंपनीज लाइक ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज एंड बाटा मारुति उद्योग, ये लोग जो है फंक्शनल स्ट्रक्चर को ही चलाते हैं अपनी कंपनी में। बाटा में फंक्शनल स्ट्रक्चर या ब्रिटानिया में फंक्शनल स्ट्रक्चर ही फॉलो किया जाता है। यहाँ पे ये बात कही गई है। तो बस कुछ नहीं कहा गया है बेटा, सिंपल यही बात कही गई है। जैसे परचेज डिपार्टमेंट के अंडर में और डिपार्टमेंट्स हम बना देंगे, जो कि लोग यहाँ पे काम करते हैं वो उनसे क्वेश्चन, यहाँ पे जो एक मेन बॉस बैठेगा ना, इनका हेड बॉस होगा और इनके अंडर में और लोग भी काम करेंगे और अदर हम डिपार्टमेंट्स बना देंगे। तो ये सब लोग जो काम कर रहे हैं ये आंसरेबल होंगे सिर्फ इनको। ठीक है, इनसे इनको कोई मतलब नहीं होगा कि ये जाके इनको कह रहे हैं। तो काम बहुत अच्छे से चलेगा। फिर इनके अंडर में ये लोग रहेंगे अदर अपना, और आंसरेबल ये ऑर्डर्स किसके मानेंगे और आंसरेबल किसको होंगे, सर आई हैव डन माय वर्क, सिर्फ और सिर्फ ये बॉस होगा उनका। सेम यहाँ पे भी यही चीज अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर यही बात कहता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे मेन हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हेड ऑफ द कंपनीज है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो मेन हेड होते हैं हमारे, और उसके अंडर में हमने प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस और परचेज बना दिया। अब चाहे तो इसके अंडर में भी और डिपार्टमेंट्स हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंडर में जो भी लोग काम करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ जो परचेज डिपार्टमेंट का हेड होगा उनको आंसरेबल होंगे। यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो हेड होंगे
और इनके अंडर में जितने लोग काम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनके लिए आंसरेबल होंगे और इन्हीं से ऑर्डर लेंगे। ठीक है, ये बात कही जा रही है यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर समझ में आ गया है, और अब हम नेक्स्ट जो है एडवांटेजेस पढ़ते हैं, देखते हैं एडवांटेजेस क्या है हमारे। तो फर्स्ट है हमारा फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। देखिए फंक्शनल स्पेशलाइजेशन में क्या है, इट प्रमोट्स स्पेशलाइजेशन सिंस ईच डिपार्टमेंट हैज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो हर डिपार्टमेंट को कोई ना कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन करना होता है परफॉर्म, है ना। कोई भी यहाँ पे खिचड़ी नहीं पक रही है, सबको अपना अपना काम पता है किसको क्या काम करना है। As employees perform similar tasks within a department, it improves their efficiency and they are able to gain specialization. अब जब सिमिलर नेचर का काम कर रहे हैं और लगातार कई सालों से करते आ रहे हैं और उनको सब कुछ चीजें पता चल गई हैं, तो काम ऑफ कोर्स सी बातें स्मूथली होगा और उनको क्या होगा, एक्सपीरियंस्ड होगा। एक्सपीरियंस्ड होगा इनको अपने अपने काम में, और जब एक्सपीरियंस्ड होगा तो ये क्या हो गए, ये स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट यहाँ का एडवांटेज हो गया फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट है आपका इफेक्टिव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए बहुत से इजिली हम इस बात को समझ सकते हैं कि इफेक्टिव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बनेगा, है ना। इट प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट ड्यू टू सिमिलैरिटी ऑफ टास्क परफॉर्म्ड। सबको एक तरीके का काम पता है, सबका एक ऑब्जेक्टिव है कि अपने अपने डिपार्टमेंट्स के लिए हमें काम करना है। अब जब सिमिलर नेचर का ऑब्जेक्टिव है तो ऑफकोर्स सी बात है इनके अंदर कोऑर्डिनेशन भी बनेगा, समन्वय भी बनेगा और एक दूसरे मतलब कंट्रोल भी अच्छा रहेगा, क्योंकि बॉस एक रहेगा और उसकी पकड़ कुछ ही लोगों के ऊपर रहेगी, तो वो पूरा फुल कंट्रोल कर सकता है अपने पूरे डिपार्टमेंट को, है ना। और कोऑर्डिनेशन इसलिए बना रहेगा क्योंकि सारे एम्प्लॉयज एक ही ऑब्जेक्टिव को लेके काम कर रहे हैं। किसी को परचेज में इंक्रीज करना है तो परचेज के लिए वर्क कर रहा है, किसी को प्रोडक्शन बढ़ाना है तो प्रोडक्शन के लिए वर्क कर रहा है, तो उनका कोऑर्डिनेशन तो ऑफकोर्स एक ही रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव एक है और बॉस एक होगा, इसलिए कंट्रोल भी अच्छा होगा और कुछ ही लोगों के ऊपर कंट्रोल करना होगा उनको। ओके, फिर क्या है, इम्प्रूव्स इफिशियंसी। इम्प्रूव्स इफिशियंसी में देखिए क्या है, expert and experienced officers are specially appointed for each functional departments। काफी experts और experienced लोग हर अपने अपने डिपार्टमेंट में अपॉइंट किए जाते हैं। It helps in increasing managerial and operational efficiency as this रिजल्ट इन इंक्रीज्ड प्रॉफिट। तो ये ऑफकोर्स ही बात है, ऑपरेशनल इफिशियंसी बढ़ेगी, काम अच्छे से होगा तो क्या होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा, प्रॉफिट की तरफ हमारी कंपनी आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट आपका क्या है, अवॉइड्स डुप्लीकेशन। ओवरलैपिंग नहीं होगी, सबको सबका काम पता है, सबको सबका अपना डिपार्टमेंट अलग अलग है, तो कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। ओके, इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स विच लीड्स टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वेस्टेज नहीं होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी अच्छी होगी, टाइम भी काम जो है टाइम से होगा। ओके, ease in training। next क्या है, ease in training। it makes training of employees easier as focus is only on limited range of skills। तो क्या है, इनको काफी कम स्किल्स की जरूरत है, हर पर्सन हर फील्ड में परफेक्ट हो, ये मिस्टर परफेक्ट इनको नहीं बनाना है ना, इनको मिस्टर परफेक्ट नहीं बनाना है, बस क्या करना है कि इनका एक फील्ड दिया गया है, वो इस फील्ड में माहिर हो, बस हमें यही चाहिए, तो वो अपने फील्ड में माहिर होंगे, ट्रेनिंग होगी इनकी, तो क्या होगा, इट मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज इजियर। तो उनके लिए ट्रेनिंग काफी इजी हो जाती है, क्योंकि लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स चाहिए, हर फील्ड में उनको स्किल्ड नहीं होना है, ठीक है, स्किल्ड नहीं होना है। फिर क्या है, प्रॉपर अटेंशन। फंक्शनल स्ट्रक्चर इंश्योर्स दैट डिफरेंट फंक्शन गेट्स ड्यू अटेंशन। तो प्रॉपर अटेंशन, हर डिपार्टमेंट अलग अलग होगा, तो हर काम को काफी अपनी अपनी वैल्यू मिलेगी, अपना अपना अटेंशन मिलेगा, हर बॉस अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए काफी ध्यान देगा, उसको अच्छा करेगा, उसको बढ़ाना चाहेगा, तो क्या होगा, फंक्शनल अटेंशन मिलेगी, है ना। तो ये बात भी आप यहाँ पे कह सकते हैं। इसी के साथ आज आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर फिनिश हुआ, बचा है आपका डिविजनल स्ट्रक्चर। सॉरी, इसका डिसएडवांटेज बचा है अभी। आइए डिसएडवांटेज भी हम आज ही के सेशन में फिनिश कर देते हैं, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में फिर डिविजनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ओके, डिसएडवांटेज देखिए क्या है,
A functional structure places less emphasis on overall enterprise objective than the objective pursued by the functional head. Such practice may lead to functional empire within wherein the importance of a particular function may be overemphasized. Pursuing departmental interest at the cost of organizational interest can also hinder the interaction between the two or more departments. बहुत ही काम की बात यहाँ पे कही गई है. देखिए, जब भी किसी टॉपिक का आपको एडवांटेज बोले तो भर भर के उसकी तारीफ कर दो, जब डिसएडवांटेज बोले तो उसका बुराइयां कर दो. तो अब हमें बुराइयां करनी है. देखो कितना अच्छी बुराई यहाँ पे इन्होंने कही है कि भाई फंक्शनल जो हमारा स्ट्रक्चर है वहां पे हम अलग अलग डिपार्टमेंट बना दे रहे हैं. अब ये जो है ना, ये डिपार्टमेंट बनने से क्या हो रहा है, ये परचेज सेल अलग अलग डिपार्टमेंट हो गया, तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने एक ऑब्जेक्टिव की तरफ काम कर रहे हैं. ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं. जो कंपनी का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, सब अपने अपने अपनी अपने डिपार्टमेंट्स को बढ़ाने की तरफ लगे हुए हैं. ठीक है, ये बात यहाँ पे कही गई है. ओवरऑल एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स का सब भूल गए हैं. तो पहली बुराई तो ये हो गई. फिर हर कोई अपने डिपार्टमेंट के को आगे बढ़ाने में लगा है, तो इन दोनों में भी इंटरेक्शन कम है, इन दोनों में भी इंटरेक्शन कम है, इन दोनों में भी इंटरेक्शन कम है. इनसे इनका किसी का कोई मतलब नहीं बन रहा है ना. तो कोई किसी से इंटरेक्ट नहीं करता है, सब अपने अपने काम में अपने अपने ऑब्जेक्टिव पे फोकस कर रहे हैं. ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो कंपनी का है वो सब भूल चुके हैं. ओके, पहली बुराई ये हो गई. दूसरी बुराई क्या कह सकते हैं हम? It may lead to problems in coordination as information has to be exchanged across functionally differentiated departments. तो क्या है, ये coordination में भी प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट दूसरी डिपार्टमेंट की हेल्प ही नहीं करता है. एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में कोई बात ही नहीं करता है, कुछ बातें समझता ही नहीं है. अब अगर हम बात कर ले फाइनेंस डिपार्टमेंट की और सेल डिपार्टमेंट की, एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाने जा रही हूँ फाइनेंस और सेल डिपार्टमेंट. जैसे कि यहाँ पे बताया कि कोऑर्डिनेशन की कमी होती है. एडवांटेज में हमने बोला कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, विद इन द डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, लेकिन दो डिपार्टमेंट्स के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है. अब देखते हैं कैसे नहीं होता है. देखिए, फाइनेंस वाले को खूब अच्छे अच्छे पैसे चाहिए, है ना. इसको क्या चाहिए? खूब अच्छे अच्छे पैसे चाहिए, खूब ये रिच बनना चाहता है ना, प्रॉफिट अर्न करना चाहता है. इनका मेन यही होता है एम. सेल वाले को अपने यहाँ की सेल बढ़ानी है. सेल बढ़ानी है तो इनको डिस्काउंट देना पड़ेगा. ये डिस्काउंट देना चाहते हैं, अच्छा अच्छा, है ना. अब लेकिन क्या है, ये अपने डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सेल इंक्रीज करना चाहते हैं, तो ये इनसे पूछे बिना ही यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हैं. अब जब ये ग्राहक को, कस्टमर्स को डिस्काउंट दे रहे हैं, तो फाइनेंस वाले सर बहुत ज्यादा गुस्सा है, कह रहे हैं ये क्या बात होती है, आपने हमसे पूछा ही नहीं, कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आप अपने सेल इंक्रीज करने के लिए कुछ भी कर दे रहे हैं. तो क्या होगा यहाँ पे आगे कॉन्फ्लिक्ट्स, इनके बीच में हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना. और यही कॉन्फ्लिक्ट जो अराइज होता है, ये हमारे यहाँ के स्ट्रक्चर के लिए, फंक्शनल स्ट्रक्चर की बुराई है ये. ओके, तो एक बुराई हमने ये कर दी. ओके, डिसएडवांटेजेस एक ये हो गया. नेक्स्ट क्या है? Conflicts of interest. It may lead to conflicts between two or more departments if their interests are not compatible. Interdepartment conflicts also arise when responsibilities are not clearly separated. फिर उन्होंने कहा इंटररिलेटेड भी अदर डिपार्टमेंट्स में और भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं अगर उनके जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग हुई और सबका ऑब्जेक्टिव अलग हुआ, तो कोई एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट ही नहीं करने जाएगा, सब अपने अपने डिपार्टमेंट को ही बस आगे बढ़ाने की बात कहेंगे. ओके, और क्या है बेटा, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की बात कही गई है और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होने की बात कही गई है. कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही पॉइंट सेम बात कह रहे हैं. इट मे लीड टू प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन एज इंफॉर्मेशन हैज टू बी एक्सचेंज अक्रॉस फंक्शनली डिफरेंशिएटेड डिपार्टमेंट्स. ठीक है, एक दूसरे डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन इधर उधर होगी तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होगी. फिर वही बात इन्होंने घुमा के यहाँ पे कह दी कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा. तो दोनों प्रॉब्लम कैसे होगी? अभी जो हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा है, सेल और फाइनेंस वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे देखा ना, सेम यही बात होगी. ओके, ठीक है.
तो कॉन्फ्लिक्ट्स वाली प्रॉब्लम भी हो गई हम लोग की सॉल्व। इट मे लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी, एज अ एम्प्लॉय गेट ट्रेनिंग ऑफ वन फंक्शन ओनली, एज अ रिजल्ट people with the same skills and knowledge base may develop a narrow perspective and may not appreciate others point of view। ठीक है, ये भी बात एकदम सही बात कह रहे हैं कि भाई एक ही फील्ड में तो हम स्किल्ड कर रहे हैं अपने यहाँ के एम्प्लॉयज को। भाई तुम प्रोडक्शन संभाल रहे हो तो प्रोडक्शन ही संभालते रहो, हाँ, कोई मैन्युफैक्चरिंग संभाल रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ही संभालता है। अब अगर कोई कभी कुछ जरूरत पड़ती है दूसरे डिपार्टमेंट में, कभी कोई काम आ गया, तो ये भाई साहब तो यहाँ जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनको तो कभी इस डिपार्टमेंट के बारे में कुछ देखा ही नहीं है, कुछ समझे ही नहीं है ना। तो यहाँ पे इनफ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, अराइज होती है। Functional heads are not trained for top management position as they are unable to gather experience in diverse area। फिर टॉप मैनेजमेंट पोजीशन के लिए क्या जरूरत होता है, डाइवर्स एरिया में एक्सपीरियंस चाहिए होता है, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में नहीं चाहिए होता है, आपको पूरी कंपनी को संभालना आना चाहिए। तो फंक्शनल हेड्स बनना भी इनका मुश्किल होता है, क्योंकि ये डाइवर्स एरिया में फिट ही नहीं बैठते हैं। इनको स्पेशलाइजेशन तो इनकी एक ही फील्ड में होती है, एक ही डिपार्टमेंट के लिए होती है, तो ये भी इनकी बुराई हो गई, है ना। तो क्या क्या हम लोगों ने डिसएडवांटेजेस पढ़े हैं, देखते हैं एक बार में। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हम लोगों ने क्या क्या पढ़े हैं। तो फंक्शनल एम्पायर्स, इसका आप ये देखिए कीवर्ड है आपका फंक्शनल एम्पायर्स। फिर प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन, ये आपके कीवर्ड्स हैं जो मैंने लिखा है, हाईलाइट किया है ना, प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन, फंक्शनल एम्पायर्स, ये सब आपका कीवर्ड हो सकता है आंसर राइटिंग के लिए। फिर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, इनफ्लेक्सिबिलिटी, ओके, ये सब एकदम परफेक्ट है। कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे से क्लियर करो कि बस आंसर राइट करने वहां पे जाओ, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर है, ओके। फिर यहाँ पे क्या है आपका, देखिए यहाँ पे तारीफ कितनी की गई है, आपके एडवांटेजेस में कितनी तारीफ करी गई है ना। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन मिलती है, एक फील्ड में एकदम परफेक्ट होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं ये लोग। फिर क्या है, इफेक्टिव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, बहुत अच्छा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है एक दूसरे के साथ विद इन द डिपार्टमेंट। इम्प्रूव्स इफिशियंसी, तो ये क्वालिटी ही तो है, उनकी इफिशियंसी को इम्प्रूव करता है, ओके। फिर अवॉइड्स डुप्लीकेशन, कोई भी वर्क दो बार नहीं होता है, इससे हमारा रॉ मटेरियल जो है बचता है, हमारा टाइम बचता है। ईज इन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एक ही फील्ड में होती है इनकी, तो एक ही फील्ड में इनको सिर्फ और सिर्फ स्किल्ड किया जाता है, तो चीजें भी इजी रहती हैं, चार तरफ दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, और प्रॉपर अटेंशन रहता है, क्योंकि एक ही जो हमारा डिपार्टमेंटल हेड है उसको अपने अंडर के ही लोगों को देखना है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं संभालना है, ओके। तो ये आपके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हो गए, ठीक है। इस तरीके से हमने ये बात समझी है फंक्शनल स्ट्रक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब हम पढ़ेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर को। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।